सो वेनेवर वी विश टू स्टडी सिंपल माइक्रोस्कोप, हमें एक चीज का ध्यान रखना है दिमाग के अंदर कि ऑब्जर्वर बेटा एक साइड होगा और जो इमेज वगैरह बन रही होगी वो उसके ऑपोजिट एंड पे होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस। And whenever you place your object between optical center and focus just like this, let me name them। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, एक तरफ बेटा फोकस हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड फोकस, और यहाँ पर भी क्या होगा, एक फोकस होगा और बेटा सेकंड फोकस होगा। व्हेन यू प्लॉट द रे डायग्राम यू विल सी दैट एक पैरेलल लाइन होगी जो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से, और एक लाइन डायरेक्टली बेटा ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। ये दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, तो बोलोगे सर डाइवर्जिंग नेचर के दिख रहे हैं। सो व्हाट वी सी एग्जैक्टली इन रियल लाइफ इज, हमें एक मैग्नीफाइड इमेज मिलती है बेटा, ऐसी बड़ी सी, है ना। हम कभी लेंस को देखते तो क्या होता है, हमें क्या मिलेगी, एक मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। कैसे मिलेगी, इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बेटा आपको पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। कोई बात समझ में आ रही है मेरी? बिल्कुल सही है। तो देखो एक एंड से इसको इंसान देखता है, ये हम लोग हो गए, हमारे आईज हो गए, तो इसको मैं बना देता हूँ ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर ने इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखा। किसको देखा बेटा, ऑब्जेक्ट को देखा। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा उसको एच बोलते हैं, इमेज के हाइट को एच डैश बोलते हैं। इमेज अपन को बस एक स्पेशल पोजीशन पे दिखना चाहिए, उस स्पेशल पोजीशन को अपन डी कहते हैं। डी अपनी 10th क्लास का आंसर है। इसको कहते हैं बेटा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मुझे बताओ कितना होता है नियर पॉइंट 10th क्लास से बच्चे लोग? 25 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है इमेज अपन को कहाँ दिख जाए, बस अपना काम हो जाएगा। द इमेज शुड लाई एट 25 सेंटीमीटर। कोई परेशानी वाली बात? नाउ यू कैन सी दैट ये हमारा ह्यूमन आई है, इस पे ये जो एंगल प्लॉट हो रहा है वो इमेज की वजह से हो रहा है। उस एंगल का अपन नाम रखेंगे थीटा डैश। ठीक है बेटा। और एक और बात, ये पूरा टॉपिक पढ़ने के पहले आपको ना अनएडेड आई को पढ़ना होता है, क्योंकि वही अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। तो अनएडेड आई का मतलब है, आपको बेटा ये दिख रहा है सिंपल सा टर्म, ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है अपन को, इस ऑब्जेक्ट को अगर अपन अपने नेकेड आइज के सामने ऐसे रख लेंगे ना, तो वो हमारे आइज पर ना कुछ एक एंगल प्लॉट करेगा। क्या प्लॉट करेगा बेटा, एक एंगल प्लॉट करेगा। और ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी डी, तो इस एंगल को बोलते हैं थीटा नॉट। ये हो जाएगा एच। इस जगह पे आपका क्या रखा है, बोलो, अनएडेड आई रखा है। मतलब अपन अपनी आंखों से मोबाइल लैपटॉप कुछ भी देख रहे हैं तो उसका एक एंगल बन रहा होता है, अगर वो डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इस जगह से अपन अगर बात करेंगे तो सबको पता होता है टेन थीटा को अपन थीटा मान के पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो थीटा नॉट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी एच बाई डी आ रहा है, और कितना आ रहा है? कोई परेशानी वाली बात? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ यू कैन से दैट थीटा डैश इज द, बोलो, एंगल सब्सटेंड बाय इमेज। एच डैश ने जो एंगल बनाया वो कितना होगा, थीटा डैश होगा। तो इमेज एच डैश, और थीटा नॉट कितना होगा बताओ मुझे पढ़ के फटाफट। हाँ, इज द एंगल सब्सटेंड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। मतलब जब आई में कोई चश्मा वगैरह नहीं लगा रखा है, कोई एडिशनल इक्विपमेंट नहीं इस्तेमाल करें, द एग्जैक्ट एंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाएगा बेटा उसको आप क्या बोलोगे, थीटा नॉट। दैट्स इट, है ना। सो नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना मैग्नीफाई करता है वो एक स्केल पे बताया जाता है, और वो स्केल एंगल में मेजर होती है। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये बड़े वाले एम के बराबर होता है। इसका हमेशा आंसर होता है इमेज का एंगल। क्या था इमेज का एंगल, दिख रहा होगा आपको, थीटा डैश दिख रहा होगा, डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का एंगल। कोई परेशानी वाली बात? तो एम को अपन ऐसे बोलते हैं, ऐसे देखो ना आप, कोई ए अगर बड़ा ए दिख रहा होगा तो उसका अलग अलग एंगल बनेगा ना आंखों पे हमारे, वही है। तो उसका थ्योरी हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सब्सटेंड बाय इमेज ऑन आई डिवाइड बाय, बोल बेटा,
एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। इतना कर लो एग्जाम में आया तो। चलो देखते हैं बच्चों आगे। ये हो जाएगा थीटा डैश, ये हो जाएगा थीटा नॉट। थीटा नॉट तो पूरा दुनिया जानता है कितना होता है, तो बोलोगे सर एच बाई डी होता है। कितना होगा? एच बाई डी, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एच बाई डी। अब जरा थीटा डैश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी बेटा, सामने क्या दिख रहा है आपको? एच दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा? यू आ रहा होगा। यू किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा। जल्दबाजी में इसको अगर सामने कर लेते हो आप, एच डैश बाई डी कर लेते हो, तो भी वो चीज़ भी सही रहेगी, क्योंकि दो दो आंसर आ रहे हैं, बिकॉज ये 10th क्लास के सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। दिखे अभी? यहाँ पे एच लिखा है, यहाँ पे एच डैश लिखा है, यहाँ पे यू लिखा है, पूरा कितना है बेटा? डी है। समझ गए बात को क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अपन अपने आंसर लाने की टेंडेंसी से आंसर लेकर आएंगे। तो बेटा नेक्स्ट पेज पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि थीटा डैश का जो फॉर्मूला होगा वो या तो एच बाय यू नॉट हो सकता है, और या तो वो एच डैश बाय डी हो सकता है। आपको जो अच्छा लगे उससे कर लो। जो एनसीईआरटी में प्रूफ रहेगा उसमें इसकी वैल्यू रहेगी एच बाय यू नॉट। यू नॉट, एच से एच गया, आंसर बोलो मैग्निफिकेशन का। डी बाय, यहां तक का कर लोगे पेपर में? इसका एक और डेरिवेशन है, सुन लीजिए उसको भी। थीटा डैश, और यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा, है ना? तो देखो, थीटा डैश का फॉर्मूला होता है एच बाई डी, दुनिया जानती है। और इसको अपन बोल सकते हैं, पेज टर्न करके पूछ रहा हूँ आपसे, इसको बेटा अपन एच डैश बाई डी भी बोल सकते हैं। तो लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एच डैश बाई डी। कैंसिल कर लो, ये आपका 9/10 का फॉर्मूला आ गया, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट बहुत लेस लाइकली है कि इस पैटर्न में आपसे पूछा जाएगा या करवाया जाएगा। आप बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखो, जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, और आई मीन टू से एंगुलर मैग्निफिकेशन। बेटा ये डी बाय यू नॉट होता है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है? सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला अब निकल कर आ गया है। बस क्या है? जनरल फॉर्मूला। अब आपको ना इसको, लेंस को दो बार स्टडी करना होता है। तो पहली बार अपन ऐसे स्टडी करते हैं, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है? बोलो बेटा। इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी फॉर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सोच के बोलो, 10th क्लास में जाके बोलो। यू कैन से दैट सर, अगर ये लेंस है और यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे होनी चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए बेटा? ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस पे। कहाँ होना चाहिए? फोकस पे। तो उससे जो रे जाएगा वो पैरेलल निकल जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला रे निकल जाएगा, ऐसे करके दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो इसको बेटा आप अगर किसी एक साइड से देखोगे ना, ये ह्यूमन आई से, है ना, तो ये जो दोनों एंगल्स बन रहे होंगे, ये पीछे की तरफ जाते जाएंगे ऐसे करके। ठीक, हम मान लेंगे इमेज कहाँ बन रही होगी? इन्फिनिटी बन रही होगी, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये यू नॉट था थोड़ी देर पहले, एक पेज पहले, लेकिन यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एफ के। तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी के लिए क्या हो जाएगा? डी बाय यू नॉट। सुना होगा आपने 2 सेकंड पहले, तो क्या हो जाएगा? डी बाय एफ हो जाएगा। इसमें कोई हल्ला करने वाली बात है क्या? नहीं है ना? तो हम लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, बात खत्म। ऑब्जेक्ट एट, कोई प्रॉब्लम, परेशानी? इफ यू विश टू यूज सिंपल मैग्नीफायर, बच्चों ऑब्जेक्ट हर किस कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो इन दिस केस अगर आप इसको पढ़ने जाते हो थोड़ा और आगे, तो पैरेलल रह जाएगा बेटा, वो कहाँ निकल जाएगा? फोकस से। वही पुरानी वाली कहानियाँ, और इधर निकल आएगा। फिर आपको जो इमेज मिलेगी फाइनल, वो यहाँ कहीं मिलेगी। दिख रही है? वो कैसे कैसे मिल रही होगी? रिफ्लेक्टेड रे को आपको एक्सटेंड करना होगा इस तरह से। ठीक है बेटा? मेरा कहना सुनो अब, यहाँ पे जो इमेज फाइनल मिल रही है वो आपको डी पर मिल रही है। कहाँ मिल रही है? डी पर। और वही ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है, देखो ये मैंने भी लिख दिया डी। कोई दिक्कत? तो v की वैल्यू माइनस में डी आ रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है,
और जब भी आप ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ काम करोगे तो बेटा डी कैसा होगा, माइनस का डी कहलाएगा वो। यहाँ कहीं से अपना जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या दिखाई देगा, इमेज। कहाँ बनना चाहिए इमेज, तो बोलोगे सर डी पे बनना चाहिए, तो अच्छा है इसके लिए। समझ आया इतना? तो मैंने लिख दिया है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। दुनिया जानती क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इतना क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए f कैसा होगा, प्लस का होगा। बाउंसर गया बेटा, देखते रहो। 1/v कितना है, तो बोलोगे सर माइनस का d आएगा, माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इज दिस क्लियर बच्चे लोग? बढ़िया। अब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे कुछ मत करो आप, बस एक डी से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो क्या, तो बोलोगे हाँ सर अब भी कर देते हैं, तो ये भी बन जाएगा डी, ये बन जाएगा डी, और ये बन जाएगा डी। परेशानी वाली बात है ना? आंसर लाना है, इसके बाद तो मैथमेटिक्स से कोई भी सॉल्व करके देगा। ऑब्जेक्ट जो होगा बेटा वो भी आपका नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ एक नेगेटिव कर लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अपना। और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का 1 लिखा है, प्लस करके डी बाई यू लिखा है, और राइट हैंड साइड में डी बाई एफ लिखा है। इसको बेटा राइट साइड में भेज दो तो क्या लिखा आएगा, डी बाई यू नॉट 1 प्लस बोलो डी बाई एफ। बच्चे लोग ये क्या होता है आज के लेक्चर से, मैग्निफिकेशन, तो 1 प्लस डी बाई एफ। ये बड़े ही आसान शब्दों में आपने इसको डिराइव कर लिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना होता है, नियर पॉइंट पे। ऐसा पूछेगा एग्जाम में डायरेक्टली, नियर पॉइंट पे बनेगा तो क्या आंसर होगा। तो अपने को दो बातें याद रखनी है कि मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी वाला क्या होता है, डी डिवाइड बाय एफ होता है, और मैग्निफिकेशन डी मतलब शॉर्ट पॉइंट वाला क्या होता है, 1 प्लस डी बाय एफ। एक अपन ने 10th क्लास में फार पॉइंट के नाम से समझा है, और एक अपन ने 10th क्लास में ही नियर पॉइंट के नाम से समझा है। समझ गए? इसका स्ट्रांगली अंडरस्टैंडिंग होगा तो अपन कंपाउंड पढ़ पाएंगे अच्छे से।